नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं शुंग वंश के अंत के बारे में कि पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन कौन से शासक हुए। पुष्यमित्र शुंग के बारे में अधिकतर चीज़ें हमने कल ही जान ली थी, जो चीज़ें बची हुई हैं उसे हम आज कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम सभी कण्व डायनेस्टी के बारे में भी जानने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। बहुत ही छोटी वीडियो होगी और बेहतर तरीके से इन दोनों चीज़ों को हम समझ लेंगे। आज आदित्य बैच का जो हमारा चल रहा है क्लास नंबर 31 है और एक बेहतर तरीके से एकदम क्रम से हम सभी सारी चीज़ें कवर करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है आपको यह सीरीज पसंद आ रही होगी। और चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ आज के टॉपिक का कि शुंग वंश का अंत हमें पढ़ना है और कण्व डायनेस्टी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी अपने नोट्स पेन निकाल लीजिए और लिखना भी चालू करिए। तो दोस्त, अब हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कल की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो लास्ट में मैंने आपको बताया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। कल मुझे एक जगह जाना था, क्योंकि रोज़ जाना रहता है, क्लास रहती है मेरी, तो इसीलिए लेट हो रहा था, इसीलिए मैं नहीं ले पाया था पूरी वीडियो। नहीं तो मैं एक ही वीडियो में कल ही ख़त्म कर देता। तो चलिए मैं अगर शुरुआत करूँ तो कल मैंने आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग जो था उसके शासनकाल में 2 बार यूनानी आक्रमण हुए थे। मैंने बताया था आपको कि 2 यूनानी आक्रमण हुए थे। 2 यूनानी आक्रमण हुए थे। कौन कौन से आक्रमण हुए थे? तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक था, इसके शासनकाल में 2 आक्रमण हुए थे। 2 यूनानी आक्रमण हुए थे। एक आक्रमण किया गया था डेमेट्रियस के द्वारा, जो कि एक हिंद यूनानी शासक था, और एक आक्रमण किया गया था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे मिनांडर के द्वारा किया गया था। मिनांडर, जिसका उपनाम क्या था? तो आप कहेंगे मिलिंद। इसका उपनाम था, जो मेरा भी नाम है, मिलिंद। एक बहुत ही महान शासक होगा मिनांडर, हिंद यूनानी आक्रांताओं में एक महान शासक होगा। लेकिन क्या होता है, जब ये 2 आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में होते हैं तो पुष्यमित्र शुंग तथा उसका पुत्र जो अग्निमित्र होता है, ये भी एक योग्य शासक होगा। इन दोनों ने मिलकर इन दोनों यूनानी आक्रमणों को असफल कर दिया। यानी कि इन दोनों युद्धों में पुष्यमित्र शुंग विजयी हुआ। और जब वह यह युद्ध विजयी हो गया, इसके पश्चात उसने क्या किया कि उसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया। तो मैंने आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ का आयोजन करवाया। मैंने आपको बताया था अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है हवन करके, यानी कि यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता है और उसके मस्तक पर एक सूचना टांग दी जाती है, या कह सकते हैं चुनौती टाइप की टांग दी जाती है, जिसमें लिखा होता है कि यदि कोई इस घोड़े को रोकेगा तो उसे उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा जिसने यह अश्वमेध यज्ञ करवाया है। यानी कि अगर पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और घोड़ा छोड़ दिया, अगर उस घोड़े को कोई भी व्यक्ति रोकेगा या कोई भी शासक रोकेगा, वह सभी राज्यों में घूमता हुआ जाएगा। अगर कोई भी शासक उसे रोकता है तो यह माना जाएगा कि वह पुष्यमित्र शुंग से युद्ध करना चाहता है। फिर दोनों में युद्ध होगा। अगर पुष्यमित्र या जो राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है वो विजयी हो गया तो वो क्षेत्र उसका हो जाएगा। यही इसका रूल होता था। और अगर भैया कोई भी शासक घोड़े को नहीं रोकता था, अगर जैसे किसी के राज्य में आ रहा है, मेरे पड़ोसी राज्य में वो घोड़ा जा रहा है और पड़ोसी राज्य के शासक ने उस घोड़े को नहीं रोका, तो ये मान लीजिए कि उसने उस राजा की अधीनता स्वीकार कर ली जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है। यानी कि कहने का मतलब एक तरह का ये होता था कि ये घोड़ा छोड़ा जाता था, जिसको भी विरोध करना है वो रोक ले, युद्ध कर ले। अगर जीत जाए तब तो सही है, अगर नहीं जीत पाता है तब भी जो अश्वमेध यज्ञ करवा रहा है वो उस जमीन को ले लेगा। तो यानी कि एक तरीके से ये होता था, जो शासक
घोड़े को नहीं रोकते थे, वो अधीनता स्वीकार कर लेते थे। पुष्यमित्र शुंग एक बहुत ही बलशाली शासक था, बहुत ही योग्य और बुद्धिमान शासक था। तो इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। भैया इन्हीं दोनों आक्रमण पर इसने सफलता प्राप्त की थी, इसके बाद इसने यह आयोजन करवाया था। और अगर मैं बात करूं तो जो अश्वमेध यज्ञ करवा लेता है उसे चक्रवर्ती सम्राट भी कहते हैं। आपने रामायण कभी देखी होगी तो उसमें श्री रामचंद्र भी अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, फिर उनके पुत्र लवकुश उस घोड़े को रोकते हैं। तो ऐसे ही इस समय में भी होता था अश्वमेध यज्ञ। इतनी चीजें हो गई। इनमें परीक्षा में क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है मैंने कल ही आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर से आप लिख लेंगे कि इस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया था या इसका ऋषि कौन था। तो आप कहेंगे महर्षि पतंजलि। इस अश्वमेध यज्ञ को पतंजलि ने पूर्ण करवाया था या इनके द्वारा करवाया गया था, महर्षि पतंजलि, इसलिए इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि महर्षि पतंजलि की 2 पुस्तकों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, मैंने कल ही बताया था, महाभाष्य, और एक पुस्तक का नाम है संस्कृत व्याकरण। क्या नाम है, तो आप कहेंगी संस्कृत व्याकरण। ये 2 पुस्तकें हैं और इनका निर्माण किसने किया था, तो महर्षि पतंजलि ने किया था। अच्छा, इन्हें योग गुरु भी कहते हैं। योग गुरु आप जानते होंगे, इस समय जो योग गुरु हैं बाबा रामदेव हैं, उनकी कंपनी का नाम भी जो है वो पतंजलि है। आपने यूज किया होगा उसके प्रोडक्ट, जो पतंजलि कंपनी आती है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, साबुन हो गया, मंजन हो गया, यानी कि हर चीज़ें, दवा से लेकर सारी चीज़ें क्या आती हैं, पतंजलि कंपनी की आती हैं। तो वो पतंजलि जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा है, जो महर्षि पतंजलि हैं। ये योग गुरु थे और इनके द्वारा ही योग की शुरुआत की गई थी। योग की शुरुआत, आपसे कहा जाए कि योग की शुरुआत किस काल में हुई थी, तो आप कहेंगे योग की शुरुआत शुंग काल में हुई थी या शुंग वंश में हुई थी। शुंग काल कह सकते हैं, जब शुंगों का यानी कि पुष्यमित्र शुंग का शासन चल रहा था, तभी योग की शुरुआत की गई थी महर्षि पतंजलि के द्वारा। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी, मैंने कल ही बता दी थी लास्ट में, लेकिन एक बार कहा आपको रिवीजन करा देता हूं। तो इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा, लिख लीजिएगा कि इसके शासन काल में पुष्यमित्र शुंग की ही बात करें तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में संस्कृत भाषा का खूब विकास हुआ। संस्कृत भाषा का खूब विकास हुआ। आप कहेंगे भैया संस्कृत व्याकरण की रचना महर्षि पतंजलि ने ही कर दी, तो इससे पता चलता है कि संस्कृत भाषा का विकास इस काल में देखने को मिलता है। महाभाष्य की बात करें तो ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए और संस्कृत भाषा का खूब ज़्यादा विकास शुंग काल में हुआ। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा भैया, इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न, तो इनके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग की राजधानी क्या हुआ करती थी, या शुंग वंश में शुंगों की राजधानी क्या हुआ करती थी। तो अगर हम बात करें तो प्रारंभ में इनकी राजधानी पाटलिपुत्र ही हुआ करती थी। प्रारंभ में क्या हुआ कि इनकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की थी वही वाली राजधानी हुआ करती थी, लेकिन बाद में यह राजधानी बदल दी गई। बाद में पुष्यमित्र शुंग ने यह राजधानी बदल दी। कब बदली थी, जब ये दोनों आक्रमण हुए थे उसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी बदल दी थी। और बदल कर क्या कर दी थी, तो बदल कर विदिशा कर दी थी। विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में, एमपी में स्थित है विदिशा, ये हो गई शुंगों की राजधानी। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि शुंग काल में राजधानी क्या हुआ करती थी, तो आप कहेंगे विदिशा। पहले पाटलिपुत्र थे लेकिन बाद में विदिशा मुख्य रूप से हो गई, विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है। अच्छा, पाटलिपुत्र थोड़ा पास में पड़ता था, मध्य प्रदेश थोड़ा जो सीमा है जहां से बाह्य आक्रांता आक्रमण करते हैं वहां से दूर पड़ता है, तो ये ज्यादा सुरक्षित थी, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर कर दी गई थी। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर मैं बात करूं, कुछ चीजें और पूछ ली जाती हैं, वो जाने रखिएगा आप, कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि शुंग वंश की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। शुंग वंश की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि शुंग वंश की जानकारी, आखिर शुंग वंश की जानकारी
जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, आपसे पूछा जाए तो दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ या जिसे हम जातक कथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जातक कथा कहते हैं, जातक कथा। इससे भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। इसी में बताया गया है, मतलब इन ग्रंथों में भी बताया गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग था वो बौद्ध विनाशक था। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इसने, इन सब कथाओं से ये पता चलता है कि इसने बुद्ध के 84,000 स्तूपों को भी तोड़वा दिया था। यानी कि ये बौद्ध धर्म का विरोध करता था पुष्यमित्र शुंग। तो जातक ग्रंथ यानी कि जातक कथा से इसकी जानकारी मिलती है। इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? जातक ग्रंथ का ये एक बौद्ध स्क्रिप्चर है, या आप कह सकते हैं बौद्ध ग्रंथ है, और इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के ही शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के शासन में निर्माण हुआ था, के शासन में निर्माण इसका हुआ था। आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा ग्रंथ है, तो ये भैया एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध जी की जीवन से संबंधित कहानियों का भी उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध ग्रंथ लिख लीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ। ओके। और दूसरा ग्रंथ जो है या पुस्तक जो है वो है मिलिंद पन्हु। यहाँ पर भी मेरा नाम आ रहा है, मिलिंद पन्हु। मैंने अभी आपको बताया था कि एक यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर, और उसे भारत के लोग मिलिंद कहकर पुकारते थे। तो अगर मैं बात करूं तो उसी पर लिखी गई एक पुस्तक है मिलिंद पन्हु। इससे भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। इसे किसने लिखा था भैया? ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो नागसेन ने इसकी रचना की थी, मिलिंद पन्हु की। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, तो ये ध्यान रखना है आपको। पुष्यमित्र शुंग यहाँ पर खत्म होते हैं। फिर बात करें अगले शासक की, तो वो होंगे अग्निमित्र। तो अगले शासक की अब हम बात करते हैं जिनका नाम है अग्निमित्र। ये थोड़ा मैंने यहाँ पर रिवीजन ही करवा दिया है, ये चीज़ें एक्स्ट्रा मैंने बता दी हैं, और ये ग्रंथ वाला मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। ओके, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ आगे की चीज़ों के बारे में। फटाफट इरेज करते हैं और फिर बात करते हैं। उम्मीद है आपको यह सीरीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है कि ये सीरीज आपको समझ में आ रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे मैं क्या करूँगा कि मुझे अंदाज़ा लगेगा कि या कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी हो तो आप बता सकते हैं, जिससे मैं जो कुछ सुधार कर सकूं। अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करनी है या कुछ और आपको चाहिए तो वो बता दीजिए। ओके, इसे इरेज करते हैं और फिर बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। चलिए, अब हम बात करने वाले हैं अग्निमित्र शुंग के बारे में। किसके बारे में? अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग, अगले शासक का नाम था अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग, इसकी बात करेंगे। उसके पहले मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हर बार पूछता हूँ, तो इस बार भी मैं पूछ लेता हूँ, जिनका आंसर आपको किस में देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। क्या आप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए? अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि बिंबिसार को कौन सा राज्य दहेज में मिला था? कौन सा राज्य, या कह सकते हैं शहर, कौन सा राज्य दहेज में मिला था? दहेज में मिला था जहां से 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। ये लिख लीजिएगा क्वेश्चन, जहां से 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। वार्षिक आय होती थी। ये बात हो गई। और दूसरा प्रश्न आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि आजीवक संप्रदाय धर्म के संस्थापक का क्या नाम है? के
संस्थापक का नाम आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है बिंबिसार को कौन सा राज्य दहेज में मिला था जहां से 1 लाख रुपए की सालाना वार्षिक आय होती थी। दूसरा प्रश्न है आजीवक संप्रदाय धर्म के संस्थापक का क्या नाम है। अपनी मर्जी से आंसर दीजिएगा और मैं जरूर रिप्लाई दूंगा अगर आप आंसर देंगे, अच्छा लगेगा। इसके पश्चात मैं बात करूं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। अच्छा, अग्निमित्र शुंग के बारे में, तो ये पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था। आप लिखेंगे पुष्यमित्र शुंग का ही पुत्र था, का ही पुत्र था। कौन था भैया? तो वो अग्निमित्र शुंग था। तो अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग का ही क्या था? पुत्र था। और इसने बहुत सारे अभियान किए थे, जैसे जो यूनानी अभियान हुआ था उसमें भी यह युद्ध लड़ने गया था। एक योग्य शासक था, ये भी एक क्या था? योग्य शासक था, योग्य शासक था। अपने पिता के शासन काल में इसने बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं, योग्य शासक था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसके बारे में पूछा जाता है एक ग्रंथ से प्रश्न। अगर मैं बात करूं कि अग्निमित्र की जानकारी कहाँ से मिलती है अग्निमित्र शुंग की, तो आप लिखेंगे इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम नामक पुस्तक से मिलती है, नामक पुस्तक से मिलती है। आपसे कोई पूछे कि अग्निमित्र के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे एक पुस्तक है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, और इसी पुस्तक से अग्निमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब है कि मालविकाग्निमित्रम, तो मैं इसकी बात करूं तो अग्निमित्र की एक प्रेमिका थी, इनकी भी एक प्रेमिका थी जिससे अग्निमित्र बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसका नाम क्या था? तो अग्निमित्र की प्रेमिका का नाम था मालविका। क्या नाम था भैया? मालविका नाम था। अग्निमित्र की जो प्रेमिका थी उनका नाम था मालविका, इससे अग्निमित्र बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। तो अगर मैं बात करूं तो इसी के बारे में जानकारी मिलती है, इन्हीं दोनों के बारे में वर्णन किया गया है मालविकाग्निमित्रम पुस्तक में। इस मालविकाग्निमित्रम पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपसे पूछ लिया जाता है, या लेखक कौन है? तो इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास इस पुस्तक के रचयिता हैं। एक नाटक पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, जो कि पूर्णतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसके राइटर कौन है? तो महाकवि कालिदास हैं, बहुत ही फेमस कवि हैं, संस्कृत के महान कवि जिन्हें श्रेष्ठतम कवि माना गया है। इसकी रचना किस काल में हुई? तो इसकी रचना हुई थी गुप्त काल में। जब मैं आपको गुप्त काल बताऊंगा तो उसमें हम बात करेंगे कालिदास के बारे में भी। तो गुप्त काल में इस पुस्तक की रचना हुई थी। और इस पुस्तक में जो मालविकाग्निमित्रम पुस्तक है, इसमें मालविका तथा अग्निमित्र की ही चर्चा की गई है, इनके प्रेम के बारे में बताया गया है। तो ये वाली पुस्तक कौन सी है? एक लव स्टोरी पर आधारित पुस्तक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इनसे परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई? जी हाँ, एकदम क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके पश्चात मैं बात करूं तो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म के खिलाफ था, यानी कि उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया था बौद्ध धर्म का, लेकिन इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। यानी कि ये अच्छे हृदय का इंसान था, यानी कि उतना ज़्यादा क्रूर नहीं था बौद्ध धर्म के प्रति। तो आप कहेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने तो नष्ट किया, लेकिन अग्निमित्र ने, या आप कह सकते हैं अग्निमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया।
क्या प्रदान किया, तो आप कहेंगे संरक्षण प्रदान किया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो इसके पिता थे वो एकदम खिलाफ थे बौद्ध धर्म के, यानी कि उन्होंने फिर से सनातन धर्म की स्थापना की थी भारत में। लेकिन अग्निमित्र क्या था कि उतना ज़्यादा खिलाफ नहीं था, उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। इस बात की जानकारी भी मिलती है, किससे मिलती है, तो इसने भैया सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। इसने सांची जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में स्थित है, तो सांची स्तूप का पुनः निर्माण कराया। स्तूप का पुनः निर्माण कराया, पुनः निर्माण करवाया। जो भैया वर्तमान का सांची स्तूप है, जो सबसे बड़ा स्तूप है अशोक का, वो उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो अग्निमित्र था इसने इसका पुनः निर्माण कराया था, इसलिए अब ये बहुत बड़ा हो गया, इसका फिर से निर्माण कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने इस सांची के स्तूप को एकदम ध्वस्त करवा दिया था, लेकिन अग्निमित्र ने अपने शासन के दौरान सांची के स्तूप का फिर से निर्माण करवा दिया। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इसके बाद क्या होता है, अग्निमित्र शुंग का भी शासनकाल खत्म होता है। अच्छा शासक था, लेकिन इसका भी शासनकाल खत्म होता है। इसके पश्चात अगर मैं बात करूं तो कुछ और शासकों के बारे में हम जानेंगे और इस वंश का अंत भी करेंगे। तो फटाफट मैं इरेज करता हूं और आगे की चीज़ों के बारे में बात करता हूं। इरेज करते हैं फटाफट। ऐसे थोड़ा स्क्रैच इस पर पड़ा हुआ है तो वो सही से इरेज ही नहीं हो रहा है। इरेज करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर ब्लैक नहीं आना चाहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ सही से इरेज हो जाए। चलिए मैंने अग्निमित्र के बारे में आपको बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग जो था, या हम कह सकते हैं शुंग वंश जो था, इसमें कुल 10 शासक हुए थे। शुंग वंश में आप लिखेंगे कि शुंग वंश में कुल 10 शासक, कुल 10 शासक। रुकिए 2 मिनट, फोन आ रहा है, 2 मिनट रुकिए। चलिए फोन बज रहा था इसलिए माफी मांगूंगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं तो शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए, कुल 10 शासक हुए। जो शुंग वंश था इसमें कुल 10 शासक थे, लेकिन सभी उतना महत्वपूर्ण नहीं थे। बीच में बहुत सारे छोटे मोटे शासक आए और चले गए, उतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। इसका 9वां शासक इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि शुंग वंश का 9वां शासक, शुंग वंश, पहला दूसरा मैंने बता ही दिया है। पहला था पुष्यमित्र शुंग, दूसरा था अग्निमित्र, उसके पश्चात शुंग वंश का 9वां शासक, 9वां शासक। शुंग वंश के 9वें शासक की अगर हम बात करें तो ये था भागभद्र, या जैसे हम भाग्यभद्र भी कहते हैं, भागभद्र आप कहेंगे, या इसे भाग्यभद्र भी कहीं कहीं कहा गया है। तो जो शुंग वंश का 9वां शासक था उसका नाम था भाग्यभद्र या भागभद्र। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके शासन काल में एक यूनानी राजदूत आता है। इसके शासन में आप लिखेंगे, इसके शासन में इसके शासन में एक यूनानी राजदूत आता है, एक यूनानी राजदूत आता है, यूनानी राजदूत आता है, राजदूत आता है। इसके शासन में एक यूनानी राजदूत आता है और उस राजदूत का नाम क्या है, तो आप कहेंगे हेलियोडोटस, हेलियोडोटस। हेरोडोटस नहीं समझिएगा, ये हेलियोडोटस है। तो भैया जो भागभद्र था इसके शासनकाल में एक यूनानी राजदूत आता है, उसका नाम है हेलियोडोटस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यह भारत में आता है भागभद्र के शासनकाल में। जो शुंग वंश का शासक है इसके शासनकाल में हेलियोडोटस नाम का राजदूत आता है और यहाँ पर यह भागवत धर्म अपना लेता है। क्या अपना लेता है, तो आप कहेंगे भैया इसने
भागवत धर्म या भगवत धर्म जो होता है, भगवत धर्म अपना लिया, भगवत धर्म अपना लिया, जो भगवान विष्णु के लिए है भगवत धर्म, हमारे सनातन का जो धर्म है भगवत धर्म, तो इसने भगवत धर्म को अपना लिया, इसने भगवत धर्म अपना लिया। इसलिए यह फेमस है, आपसे पूछ सकता है कि किस यूनानी राजदूत ने भगवत धर्म अपनाया था, तो उसका नाम था हेलियोडोटस। किसके शासनकाल में आया था, तो शुंग वंश के शासक भागभद्र के शासनकाल में आया था। अच्छा, इसका 10वां शासक कौन सा था, तो भैया इसका 10वां शासक आप लिखेंगे, 10वां शासक शुंग वंश का 10वां शासक। शुंग वंश की अगर हम 10वें शासक की बात करें तो 10वें शासक का नाम था देवभूति। क्या नाम था, देवभूति नाम था। भैया बहुत ही ज़्यादा अयोग्य शासक था देवभूति, एक अयोग्य शासक था, और इसी देवभूति की हत्या इसके मंत्री द्वारा कर दी जाती है। इसका एक मंत्री होता है जिसका नाम है वासुदेव। वासुदेव वासुदेव ने इसकी हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की जिसे हम कर्ण वंश कहते हैं। यहीं पर अब स्टार्ट हो जाएगा अगली डायनेस्टी, कर्ण वंश। बहुत ही छोटी डायनेस्टी है, समझ लेंगे हम, इतने में ही कंप्लीट हो जाएगा। कर्ण वंश की अगर मैं बात करूं तो इसका शासन आता है भैया कर्ण वंश का। कर्ण वंश का संस्थापक का क्या नाम है, तो आप कहेंगे भैया वासुदेव उसका नाम है। कर्ण वंश के संस्थापक का क्या नाम है, आप कहेंगे भैया वासुदेव नाम है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए बात करते हैं आगे की चीज़ों के बारे में। तो जो ये वासुदेव था, ये देवभूति का ही मंत्री हुआ करता था। वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसे हम क्या कहते हैं, कण्व डायनेस्टी कहते हैं। यह कब से कब तक चला, तो भैया ये 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक चला। बहुत ही छोटे समय के लिए इसका शासन हुआ, 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक, कण्व वंश। इसके संस्थापक का क्या नाम था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि शुंग वंश के अंतिम शासक यानी कि जो देवभूति नाम का शासक था, उसी की हत्या कर ये देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। तो इसके संस्थापक का नाम क्या था, वासुदेव था, वासुदेव था। अगर हम बात करें तो यह भी एक ब्राह्मण था, यह भी एक ब्राह्मण वंश ही था। क्या था, ब्राह्मण वंश ही अभी चलेंगे कुछ दिनों तक। ये भी एक ब्राह्मण वंश था। और अगर हम बात करें, संस्थापक यही था वासुदेव, जिसका नाम था, यह एक मतलब ब्राह्मण वंश का ही शासक था। और इसकी भी राजधानी विदिशा ही हुआ करती थी। राजधानी की बात करें तो राजधानी सेम ही थी, जो शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा, जिसे हम मध्य प्रदेश में मानते हैं, विदिशा, जिसे हम MP कहते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसके कुछ 3 शासक हुए, उनके नाम ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है। पहला शासक तो वासुदेव था। इसके बाद क्या हुआ, वासुदेव के बाद आप लिखेंगे, इसके बाद 3 शासक हुए। 3 शासक हुए कण्व वंश में, शासक हुए जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम याद रखना है कि इसके बाद इसके 3 शासक हुए जिनका नाम हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो पहला शासक था वासुदेव के बाद, उसका नाम था भूमिपुत्र, भूमिपुत्र कण्व। उसके बाद दूसरा शासक था नारायण कण्व, नारायण कण्व, नारायण कण्व। क्या था, नारायण कण्व। और इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा शासक, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था सुशर्मा, सुशर्मा। तो ये 3 शासक हुए भैया कण्व वंश में। अगर हम बात करें तो जो फेमस शासक था या जिसने स्थापना की थी, वासुदेव नाम था उसका। इसकी भी राजधानी विदिशा थी। वासुदेव के बाद 3 शासक हुए, भूमिपुत्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा। सुशर्मा एक अयोग्य शासक था। इसके सब शासक उतने महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही ज़्यादा योग्य नहीं थे। ज़्यादा दिनों तक यह वंश चला ही नहीं। देखिए 73 से 30 यानी कि कुल मिलाकर 43 वर्ष यानी कि 43 वर्ष ये चला था। और यह एक अयोग्य शासक था और इसी का एक मंत्री हुआ करता था, एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था सिमुक, सिमुक या सिमुक जिसे हम कहते हैं। सिमुक नाम का मंत्री था जिसने सुशर्मा की क्या कर दी थी, तो इस सुशर्मा की हत्या कर दी थी। किसने भैया, तो इस सुशर्मा की हत्या कर दी इस सिमुक नाम के
मंत्री ने, जो सुशर्मा का ही मंत्री हुआ करता था, और इसी सिमुक के द्वारा एक नए वंश की स्थापना करी जाएगी, जिस वंश का नाम है आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश। इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी उम्मीद है। तो आज खत्म होता है आपका शुंग वंश और कण्व वंश। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी जो प्रश्न मैंने पूछा है उसका आंसर दे दीजिएगा। धन्यवाद।